हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये पॉलिटी का एक स्पेशल लेक्चर है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो आया है उस पर। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, ये हमारी फेसबुक आईडी है। इस पर आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो ईयरली पीडीएफ आज के करंट अफेयर्स में मैंने उसका एक झलक भी दिखाया है। तो जिन लोगों ने आज का करंट अफेयर्स नहीं देखा है 9 मई का, वो ज़रूर जाके देखें। उसमें उसको मैंने दिखाया है वो कैसा है, और आप परचेज कर सकते हैं। उसकी प्राइस अभी कोरोना की वजह से मात्र 60 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। तो उसमें आप अभी तक के टोटल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे सारे वीडियोस पहले आते हैं और आप अपडेटेड रहोगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहोगे। आप इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वनडे एग्जाम पॉइंट जरूर याद रखिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी अमित सिंह आर्या से सर्च करेंगे, आई एम अवेलेबल देयर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं क्या है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। सबसे पहले ये समझ होगी, तभी आपसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप कर पाएंगे। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम जो है सबसे पहले मतलब पूर्ण रूप से 2013 में पास इसको किया गया। इसके तहत लोकपाल केंद्र में और राज्य में लोकायुक्त नामक संस्था लगाई गई, ठीक है। ये संस्थाएं बिना संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं, मतलब ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि एक्ट के द्वारा पास किया गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये हिंदी में भी नोट्स हैं और नीचे आप देख लीजिए ये इंग्लिश में भी मैंने नोट्स रखे हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है, तो आप देखिए सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में भी टाइप्ड है। तो आपको जो है, आपको मैं सिर्फ एक लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, अदरवाइज टाइम दोगुना लगेगा। और सेम चीज़ जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। हाईलाइटेड चीज़ें हैं, उसे ज़्यादा फोकस करनी है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे के मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। स्टैट्यूटरी मतलब जो एक्ट के द्वारा आया हुआ है इस देश में। ये ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं, जो कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। ये ओम्बड्समैन क्या है, कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री हम लोग अभी तुरंत देखने वाले हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त है, ये लोकपाल प्रधानमंत्री तक जांच कर सकता है अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो तब। एक मैं आपको मोटा मोटी दे रहा हूँ, IAS IFS IPS जो है उनका तो करेगा ही। बैकग्राउंड की बात करें तो लोकपाल यानी ओम्बड्समैन संस्था जो है की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? 1809 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो ये स्वीडन में हुई। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेज़ी से आगे बढ़ा। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसकी जन्म जो है वो स्वीडन से हुई है। वहाँ पे इसका नाम क्या दिया गया था? ओम्बड्समैन। तो आप ओम्बड्समैन अब समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ CBI है, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम ओम्बड्समैन दिया गया। 1962 में फिर न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और इस विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। एक तरीके से माने तो हम लोग भी न्यूजीलैंड के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले भारत की अगर बात की जाए तो गुयाना प्रथम विकासशील देश था। एक चीज़ मैं बताऊं, PDF आप लेके ये सारे डिटेल जरूर पढ़ना। सारे डिटेल जो हैं अनइम्पॉर्टेंट भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आपको पढ़ने चाहिए। गुयाना प्रथम विकासशील देश था जिसने ये पॉलिसी लागू की थी। गुयाना, फ्रेंच गुयाना, आप समझ रहे हैं, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। 1966 में ओम्बड्समैन का विचार आया। इसके बाद मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, साथ साथ भारत ने भी अपनाया। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया। VVI सबसे पहले संसद में किसने मंत्रणा दी इसकी, तो ये थे अशोक कुमार सेन। नाम याद करते चलिए, यही एग्जाम में आएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द विख्यात विधिवेता डॉक्टर ML सिंघवी ने पेश किया। इस शब्द को क्वाइन किसने किया था? क्वाइंड बाई MLM सिंघवी। ये जज थे, आपको नहीं होगा पता तो पता करिए। 1966 में देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें मैंने जो पीली में की है ना, पीले में कलर किया है, इसे तो आप लोग रट ही लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, ये आएगा ही आएगा। चलिए, 1966 में फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने सरकारी अधिकारियों
संसद सदस्य भी शामिल के विरुद्ध शिकायतों देने के लिए देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर 2 स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। 1966 में ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनती है, उसने ही इसको सुझाया था। ठीक है, 1968 में लोकपाल विधेयक पारित भी हुआ लोकसभा में, आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया, मतलब खत्म हो गया। फिर 2011 में विधेयक पारित करने के लिए 8 प्रयास किए गए, लेकिन यह असफल रहा। 2002 में भी वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली ने भी इसको सिफारिश किया था, और लेकिन उसमें ये सब देखिए, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अब आपको सीधा जाना है 2011 पे। 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में परीक्षण के लिए टीम गठित हुई। यूपीए गवर्नमेंट ने इसको 2013 में पास किया। ठीक है, तो आपको क्या जानना है इतनी दूर के कहानी में, आपको क्या जानना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रयास हुआ था 1968 में, उसके बाद प्रयास हुआ 2011 में, विफल रहा। उसके बाद इसको 2013 में फाइनली पास कर दिया गया यूपीए मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। 2014 को इसकी राष्ट्रपति की 16 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भाजपा की सरकार आती है और उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2016, इसमें जो है 2013 को संशोधित करने के लिए 2016 में पारित किया गया। अब देखिए, इसके सारे क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। मतलब लोकपाल जो चुने जाएंगे उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, वही लोग रिकमेंड करेंगे, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आई रिपीट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो रिकमेंड करेगी उन्हीं को वो अपॉइंट करेंगे। हम लोग सब देखने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 44 में संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर जो भी लोक सेवक हैं, मतलब पब्लिक ऑफिशियल हैं, उनको अपने दायित्वों का विवरण, धन संपत्तियों का विवरण देना पड़ेगा। इसमें भी संशोधन हुआ। फिर 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई और लोक सेवक अपनी संपत्ति और दायित्व की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप से तरीके से करेंगे। और इस तरीके के और भी कुछ चीज़ें हैं, पति पत्नी सब लोगों के बारे में डिपेंड करता है, सब कुछ देना पड़ेगा उनको। अब आते हैं लोकपाल की संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कितने मेंबर होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, क्या क्या। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। सबसे पहला तो यही पूछा जाएगा कि कितने मेंबर रहते हैं, तो बहुसदस्यीय, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन, मतलब 9 लोग, एक चेयर हो जाएगा, एक चेयरपर्सन, बाकी इधर जो है मेंबर बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लोकपाल संस्था एक चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा का प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, ये सब होना चाहिए। अगर आपके इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सेम चीज़, सेम थिंग्स आर अवेलेबल हियर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल मल्टी मेंबर बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल शुड बी आइदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट or an eminent person with an impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of minimum 25 years in the matter relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance, banking, law and management। ये क्यों जरूरी है इतनी स्पेशल क्राइटेरिया? क्योंकि उनको तो किसी भी मामले में हुआ करप्शन दिखाना होगा, सर्च करना होगा, उस पर जजमेंट देना होगा। तो चूंकि करप्शन पैसे के लिए ही होता है, इसलिए उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, सबका नॉलेज 25 साल का अनुभव होना चाहिए। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो भी चेयरपर्सन होंगे उनको मिनिमम कितने एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो 25 साल। मतलब ये उन्हीं को हो सकता है, या तो चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, क्योंकि उन्होंने लगातार जजमेंट पे काम किया है। अब जो आउट ऑफ द मैक्सिमम 8 मेंबर्स, हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर, आधे जो होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे। मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। समझ गए? 8 में से 4 जो होंगे वो जुडिशियल होंगे और 50% उसमें से जो होंगे इस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे। मतलब नॉन जुडिशियल 4 होंगे और जुडिशियल 4 होंगे। तो ये आप नॉन जुडिशियल और जुडिशियल में बराबर होगा। जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल आइदर ए फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जुडिशियल मेंबर होंगे या तो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ध्यान से सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नॉन जुडिशियल मेंबर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन विथ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी। सेम यहाँ भी है, ईमानदार होना चाहिए, 25 साल का उसको भी अनुभव होना चाहिए जो नॉन जुडिशियल है। ठीक है, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर लोकपाल
चेयरमैन मेंबर इज 5 ईयर एंड 70 साल। ठीक है, आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पढ़ा होगा, उनका भी शायद यही रहता है 5 साल और 70 साल। तो सेम है लोकपाल चेयरपर्सन। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। सवाल ये है कि भारत के पहले लोकपाल कौन अपॉइंट हुए हैं, तथा भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले लोकायुक्त लेके आया बिना ये बिल पास किए। बहुत पहले की बात है ये। तो ये दोनों चीज़ आप सर्च करो। आई थॉट कि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप अपने से होमवर्क करो, मेहनत करो और इसका कमेंट मुझे करो। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकपाल, ये आप समझ गए, 5 साल या 70 साल। द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब आप बात समझ गए, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बात की गई है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन हो सकता है भाई, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, सिलेक्शन कमेटी में इतने मेंबर होंगे। ये सिलेक्शन कमेटी का जो भी है ये मैंने हाईलाइट कर दिया। कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरपर्सन। इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज जब नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट। अब मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। देखिए बात समझिए, यहाँ बात हो रही है पीएम जो है इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन हो गए। ठीक है, लोकसभा अपोजिशन मतलब लोकसभा के जो भी अपोजिशन के लीडर होंगे वो मेंबर होते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ध्यान दीजिए चेयरमैन लोक राज्यसभा के नहीं हैं, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज नॉमिनेटेड बाय हिम। या तो चीफ जस्टिस खुद होंगे या कोई उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा अगर वो बिजी होंगे तो। एंड वन इमिनेंट जूरिस्ट, इसका मतलब आपने क्या समझा, 2 जो हो गए वो जज हो गए। ठीक है, 1 हो गए लोकसभा के स्पीकर, दूसरे हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ हिंदी में भी दिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स किया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश वालों को ना लगे कि बेमानी हुई है। ठीक है, फॉर सिलेक्शन द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स द सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूट्स ए सर्च पैनल फॉर एटलीस्ट 8 पर्सन। अब सर्च पैनल भी तो चाहिए, इन लोगों के नाम के लिए एक सर्च पैनल भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो लोकपाल सर्च कमेटी, इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डीओपीटी का मतलब होता है, ये एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट देंगे जो कि उसमें से सर्च कमेटी ये लोग छांट के अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। अब ये क्या होगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ठीक है, सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने एक सर्च कमेटी बनाई थी। उस सर्च कमेटी के हेड जो हैं ये रंजन प्रकाश देसाई, ये हेड थे और इन्होंने ही इनका नाम सुझाया था। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या होगा, लोकपाल जुरिस्डिक्शन एंड पावर। तो आइए हिंदी में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को हो सकता है हिंदी वाले लोग ज़्यादा हैं और उनको परेशानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये मैंने इसको यहाँ रखा है और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पिछला वर्ग से होना चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य जो पूर्व न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। गैर न्यायिक सदस्य जो हैं असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए। 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान, ये सब वहाँ दिया था। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मेन फैक्ट है राष्ट्रपति द्वारा। चयन समिति में पीएम होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, वे लोग विपक्ष के नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे या उनके द्वारा कोई नामित न्यायाधीश होगा, एक प्रख्यात न्यायविद होगा। ये सब आप देख चुके हैं। खोजबीन कमेटी मतलब सर्च कमेटी को ये लोग लिख रहे हैं। अब आते हैं अगले फैक्ट पे कि इसके अंदर कौन कौन आ सकता है। तो आपको पता है ये जो है इसका जुरिस्डिक्शन एंड पावर, ये इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, एमपी आएंगे, ग्रुप ए बी सी डी के ऑफिसर आएंगे, सारे ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के आएंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ये सब मामला जो है ना, अगर इन सब मामलों का करप्शन मामला होता है तो ये पीएम के मामले इसमें नहीं आते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट ऑन द एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अब इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ नहीं होगा। मिनिस्टर एंड एमपीज इन मैटर ऑफ एनीथिंग सेड इन पार्लियामेंट और वोट गिवन देयर। पार्लियामेंट में अगर वोटिंग होती है, वहाँ वो कुछ बोलते हैं तो इनका कुछ अधिकार नहीं होता। आप पॉलिटी अगर अच्छे से पढ़ते होंगे तो एनीथिंग
दिस या दैट कैन बी सेड इन द पार्लियामेंट इज नॉट अंडर द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशियरी। जुडिशियरी के अंतर्गत वो बात आती ही नहीं है। कुछ भी अगर लोकसभा में इवन कि वहाँ मारपीट भी हो जाए, कोई किसी को गाली भी दे दे, तो दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है कि उसके लिए कोर्ट में बात चली जाए। देखते हैं जब वहाँ गाली वाली टाइप माहौल होती है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो कह देते हैं नॉट रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपको पूरा प्रोसेस देखना चाहिए, ठीक है, बहुत काम होगा। अब इसमें जो है क्या जुरिस्डिक्शन है, इसमें आप लोग आराम से पढ़ लेना। मेन चीज़ें जो थी मैंने उसे बता लिया। इसको जो है पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर सीबीआई के ऊपर इसका पावर होगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर सीबीआई को ये केस रेफर कर देते हैं, इट हैज़ टू पावर टू सुपरिटेंडेंस ओवर एंड डायरेक्शन टू सीबीआई, मतलब सीबीआई जो था उससे दरअसल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है केंद्र सरकार का तोता है, जैसा बोलेगी केंद्र सरकार वैसे ये करते हैं। तो ये सीबीआई के भी ऊपर है, उनको जो मैटर ये रिफ़र करेंगे। इफ़ लोकपाल हैज़ रेफर्ड ए केस टू सीबीआई, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन सच केस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकपाल। मतलब इसका क्या हुआ, अगर कोई भी केस जो है लोकपाल ने ट्रांसफ़र किया सीबीआई को, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है ना, जो एक उसको जांच करता है, उसकी ट्रांसफ़र विदाउट लोकपाल के परमिशन से नहीं होगी। इससे क्या होगा, लोग क्या करते हैं अपने बचने के लिए उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये बच जाएगा, तो करप्शन कम होगा। लोकपाल हैज़ पावर ऑफ कॉन्फिस्केशन एसेट्स प्रोसीड्स रिसिप्ट्स एंड बेनिफिट्स अराइजन और प्रोक्यूर्ड। उनको सारा एसेट प्रोक्यूर कर सकते हैं, छीन सकते हैं, जो भी इसमें संलिप्त होंगे। करप्शन जो भी करेगा उसका वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लोकपाल हैज़ द पावर टू रिकमेंड ट्रांसफ़र और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये सब होगा। उसके बाद डायरेक्शन दे सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, प्रिवेंट, ये सब कर सकते हैं। ये आपको पढ़ना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी चीज़ें हैं मैंने स्पेशल फैक्ट्स आपको रख दिए हैं। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।